सबसे पहले जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, थैंक यू सो मच। आज जो हमारा टेनिस कोर्ट में गैदरिंग था, ये तो एक इंटरेक्टिव सेशन हमने रखा है, इंटरेक्शन वाला सेशन जो है, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है तेची राणा सर, आप सबको मालूम है। देखो, ये कैंडिडेचर डिक्लेरेशन तो ऐसा अचानक से हुआ नहीं है। वैसे हम लोगों ने जो भी प्लान किया है, ये जो है ये हम लोग प्री प्लान करके तो नहीं था। ये जो है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हम लोग को कंपेल कर दिया है। तो जैसे बहुत लोग पूछता है, आप लोगों का कैंडिडेट जो है डिक्लेरेशन में थोड़ा लेट हुआ है या फिर समय आप लोग थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। लेकिन हमारा मानना ये है कि देखो, हमारा कोई प्री प्लान नहीं था ये सब करने का। लेकिन पिछले 2 साल से हमने जो चीज़ को पकड़ के आया था, उसमें जब कंक्लूजन नहीं आता है तो हम लोगों को ये चीज़ स्टेप लेने में मजबूर कर दिया। और इतना सीरियस इशू है, इतना इम्पोर्टेंट इशू है, हम लोगों को लगा था कि ये अरुणाचल प्रदेश का अभी तक का इससे बड़ा इशू शायद हो नहीं सकता है। तो इसको लेके हम ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो अभी जो इलेक्शन चल रहा है, अभी जो होने वाला है, ये इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा सोचा था। लेकिन बाद में पता चलता है कि ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई कोई कैंडिडेट, चाहे वो कोई पार्टी से हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, इशू में बात ही नहीं कर रहा है। तब हम लोगों को लगा कि अगर इशू को सॉल्व करना है तो हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा कैंडिडेट जो है तेची राणा सर, ये हम लोग का पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक इंटीग्रल मेंबर है, एक कोर मेंबर है। ये जो है ये पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है जो है, पिछले 2 साल से हर ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट में ये साथ में रहा है और ही हैज़ बीन अ वेरी एक्टिव मेंबर। तो इसलिए हम लोगों का मानना ये है कि चाहे इसमें कोई भी हो, तो एज लॉन्ग एज हमारा तरफ से हमारा इशू को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग को उठना चाहिए। और अरुणाचल में आप सब ने देखा होगा, यहाँ में पॉलिटिकल विल होता ही नहीं है। जितना भी कर लो, इसी टेनिस कोर्ट में हमने कितना रात गुजारा है, आप सब विटनेस है, एंटायर अरुणाचल विटनेस है। तो इतना कुछ करने के बाद बहुत लोगों को जेल में भी डाला है, बहुत लोगों का सस्पेंशन भी हुआ है, बहुत लोगों पर चार्जेस लगा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। इसलिए आज हम लोग उपाय नहीं होके मजबूरन हम लोगों को उतरना पड़ गया है। वैसे हमारा इनिशियल ये सब प्लान था कि हम एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा और पार्टी फॉर्मेशन करके यहाँ पे जो बाकी 60 लेजिस्लेचर्स में भी हम लोग कैंडिडेट पुट अप करने का प्लानिंग किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये अभी का सिचुएशन के हिसाब से हमने जो दो MP कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 कैंडिडेट पुट अप करने का जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब ये सब डिस्कशन चेहरा, लेकिन कैंडिडेट ईस्टर्न साइड से हम लोगों को कैंडिडेट मिला नहीं है। तब क्या किया है कि तेची राणा सर को ही ईस्टर्न से भी वेस्टर्न से दोनों साइड से हमने नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन ईस्टर्न साइड में नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, लेकिन वेस्टर्न में नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आया है, तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको भी बताने के लिए और प्लस पब्लिक से भी इनपुट सुनने के लिए, उसका सजेशन सुनने के लिए कि एग्जैक्टली ये जो डायरेक्शन है, ये जो मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए आज का जो डे था, दिस वाज ए इंटरेक्टिव सेशन। जितना भी वोटर्स है, जितना भी सपोर्टर्स है, जितना भी हमारे एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, सबको हमने इनवाइट किया है और बहुत लोगों ने इतना कम समय में आया है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सर, आप लोग का जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, वो एक तरफ से देखे जाए तो जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए बना था ये संगठन। तो अभी आप लोग जब इलेक्शन पे कर रहा है, MP बन रहा है, तो MP तो हम लोग स्टेट को बाद में वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग पेपर लीकेज इशू को छोड़ के अलग इशूज़ को भी आप लोग करेगा, जैसे कि 6 शेड्यूल हो गया जो अभी बहुत चर्चा में है, जो लद्दाख में अभी वहाँ पे थोड़ा टाइप वो कर रहा है। तो आप लोग अलग इशू को लेके भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसे हैं, पेपर APPSC पेपर लीकेज का इशू जो है, ये बहुत गंभीर इशू है। एक्चुअली ये आइडियली स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में आता है और स्टेट गवर्नमेंट इसको सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन पिछले 2 साल से हमने ये चीज़ को बार बार इंसिस्ट करने का बावजूद भी जब ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तब हम लोग को लगा है कि इसी इशू को हमको पार्लियामेंट में लेके बात करना चाहिए, क्योंकि इसको अभी तक नेशनल इम्पोर्टेंस मिला नहीं है, नेशनल फोकस आया नहीं था। तो हमने डिसाइड किया है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकार जो ये चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नाउ इट्स टाइम टू टेक द इशू टू द पार्लियामेंट। और आपने जो पूछा है, देखिए MP का डोमेन में जो है, वैसे APPSC इशू जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये MP डोमेन में आता भी नहीं है। लेकिन हमारा सोच ये था कि एटलीस्ट ये चीज़ जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा।
लेकिन जब ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होता है तो तब जाके हमने पार्लियामेंट में ले जाने का बात चेहरा है। वैसे ही आपने जो पूछा है कि यहाँ पे हमारा तरफ से जो एक एमपी कैंडिडेट उतर रहा है, ये जो है अभी सिर्फ एपीपीएससी इशू में कन्फाइन नहीं रहेगा, क्योंकि एमपी का जो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन उसका ड्यूटी है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर आर अदर इश्यूज़ जहाँ में उसका फोकस होना है। जैसे आर्टिकल 371H, उसका अमेंडमेंट के लिए हमने जो मांग रखा है, अभी तक इसका कुछ भी डिस्कशन भी नहीं चेहरा है पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ को हमको डिस्कस करना है। जो 6 शेड्यूल का जो बात है, अभी 6 शेड्यूल को अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल बीइंग अ ट्राइबल स्टेट, अभी तक वो अरुणाचल नाइदर 5th शेड्यूल में है नॉर 6th शेड्यूल में है। हम अभी सिर्फ ILP से ही सर्वाइव कर रहे हैं, और ILP भी कैसा करके बना है, वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है, वो भी प्री इंडिपेंडेंस का दिया वाला एक रेगुलेशन है। अभी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाना है और अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल के अंदर में उसको इंक्लूड करना है। वैसे ही देयर आर मेनी अदर सच इश्यूज़, जैसे PRC इशू है, जैसा यहाँ पे रेफ्यूजी इशूज़ है, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी सॉर्टेड आउट। तो इसके लिए ये सब हमारा मैनिफेस्टो में है हमारे कैंडिडेट का, और हमने एज अ टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया है कि जो इशू जो है डेमोक्रेटिक तरीक़ा से, ये सोशल एक्टिविज़म के थ्रू से जो चीज़ नहीं हो पा रहा था, नाउ इट्स टाइम कि इसी चीज़ को हम इसको पॉलिटिकल तरीक़ा से ये इशू को हम रेज करना है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ए फॉर्म ऑफ हमारा जो अपना सेंटिमेंट को बयां करने का एक तरीका है। तो इसलिए हमारे जितना भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इशू का सीरियसनेस को समझिए, और जो कोर्स के लिए हम कर रहे हैं आप उसका महत्व को आप समझिए। तो इसलिए उठना बोल के जितना भी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अनकंडीशनली आप सबका सपोर्ट का ज़रूरत है। ये बार जो है आप जो पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उतरा है, उसमें से है 8 कैंडिडेट्स आते हैं, और सभी लोग जो है बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इसमें व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग देम, आप क्या बोलेंगे इसमें? इस चीज़ को जाहिर सा बात है कि अरुणाचल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक यंग लड़का जो कल तक एक नॉर्मल सिटीजन था, किराया के कमरे में रहता है, 5000 के किराया दे के, ऐसा लड़का में इतना हिम्मत कैसे आया कि पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसे जगह में आके आप MP कैंडिडेट के हिसाब से खुद को डिक्लेयर करके यू आर फाइटिंग अगेंस्ट हु, स्टैंडिंग अगेंस्ट हु, जो एक हमारा यूनियन मिनिस्टर है, वो सिटिंग यूनियन मिनिस्टर है, किरण रिजिजू सर है, और दूसरी तरफ हमारा जो दिग्गज लीडर है निसी कम्युनिटी का, जो फॉर्मर CM भी रह चुका है नाबम तुकी जी, एंड देन देयर आर अदर पीपल जो कि एज ब्रैकेट में ऊपर के रैंक में आते हैं। तो ऐसे में ये 28 साल का जो लड़का है, उसमें क्या चांस देखता है और ख़ुद को कहाँ देखता है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू डैट मैं एक पहले से मैं एक पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखता हूँ, नीदर डू आई हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस गोइंग फॉरवर्ड। मैं बस एक अपना काम जो है उसको डिलीजेंटली मैं अपना काम कर रहा था। आई जस्ट वांटेड कि एक सरकारी नौकरी मुझे अच्छा खासा चाहिए, मैं सोसाइटी को अपने तरीके से हेल्प करूं और मेरे परिवार को मैं संभालूं। लेकिन हालात ने हमें ऐसे मजबूर किया, जिस तरह से जो मेहनत है, जो मैंने सेक्रीफाइस किया पिछले 9-10 सालों में, पता चल रहा था कि वहाँ काला बाजार चल रहा था नौकरियों का। ऐसे ही इलेक्शन में नौकरी को बेचा जा रहा था। तो मुझे लगा कि 2 सालों के बाद भी ये जब इशू रिजॉल्व नहीं होता, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, तो जब पॉलिटिकल विल ही नहीं तो इशू कैसे रिजॉल्व कैसे होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा टीम डिसाइड किया कि जब पॉलिटिकल विल ना होने के कारण से अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो हमारा पास में जो पब्लिक इमोशंस है, जो जनता, जो हम जो फील करते हैं, इस चीज़ को जो बदलाव को लाने के लिए अगर सिस्टम में घुसना पड़े तो वो चांस भी क्यों नहीं लिया जाए। तो अभी आपने जैसे बोला है कि एक तरफ है दिग्गज लोग, दूसरे तरफ में खड़ा हूँ, तो आई एम नॉट बॉर्डर्ड। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ। आई हैव ए रेस टू कंप्लीट, मेरा रास्ता साफ है, मेरा अगल बगल में जो भी हो रहा है आई हैव नथिंग टू डू विद डैट। एंड मेरा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, कोई लीडर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई वांट टू स्टैंड। मैं एक कोस के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। मैं एक जो अरुणाचल के जो सीरियस इशूज़ है, इसको लेके सही जगह पे बातें डिस्कशन होना है, वो सोच से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने अगर यूनियन मिनिस्टर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने जो फॉर्मर CM है। मुझे बस ये पता है कि मेरा जो सोच है मैं क्लियर हूँ, और अरुणाचल जो है इस वक्त जो है उनको बदलाव चाहिए, और वो बदलाव के तौर पे मैं आया हूँ। कल को अगर आप जीत जाए तो क्या आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट MP कैंडिडेट ला पाएगा? यस, ये जो सवाल है
ये काफ़ी लोगों के जहन में भी है और मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यू में इसको क्लैरिफाई भी किया। हालांकि ये जो सवाल है, हर कोई सोचता है कि एक अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एमपी अगर जीत भी जाए तो क्या चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एमपी है, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग एमपी है अरुणाचल का, दो हमारा लोकसभा में है, एक राज्यसभा में है, ये जो दो सिटिंग लोकसभा एमपी है, ये बैठ के क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं जो यूनियन मिनिस्टर में भी है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कल को शायद से मैं एक सिंगल एमपी होकर, वो भी इंडिपेंडेंट में होकर, अपोजिशन में होकर, शायद ज़्यादा चेंजेस लेके नहीं आ पाऊँगा। लेकिन आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट जो भी इशू, एक ऐसे इशू जो जिसका पीड़ा हर एक अरुणाचल उसका पल्स को फील करता है, ऐसे इशूज़ को पार्लियामेंट के जो सदन में है उसको जोरों शोरों से इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें नेशनल लाइमलाइट जो है इसको मिलेगा। एंड देन जहाँ मेरा कैपेसिटी है अगर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, आई विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ 8 लाख पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट विल बी a statement for the people of Arunachal Pradesh. And with this, I will always try and make sure कि if there is anything within my jurisdiction, जिसका मेरे jurisdiction में रह के कोई इशू रिजॉल्व होता है और वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, उस इशू को मैं जी जान लगा के इसको रिजॉल्व करने के लिए, एक सही लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए प्रयास हमेशा मेरा यही रहेगा। आपके मैनिफेस्टो में आपके जो 3 पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो आप लोग का डिमांड्स है, स्पेशली एपीपीएससी फियास्को को लेकर ही है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि एक एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पार्लियामेंट्री वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमपी जो है, सिर्फ क्या वही मुद्दे पर जो एपीपीएससी फियास्को पर ही लेकर के कैसे खड़ा कर सकता है, क्योंकि देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड आल्सो इन द पार्लियामेंट। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? Yes, I think I'm not sure. Maybe you have not gone through the manifestos, the visions that जो अभी पब्लिक डोमेन में हमारा विजन और मैनिफेस्टो में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ जो जितना आपने बताया कि 8 कैंडिडेट है एमपी का ना, 8 कैंडिडेट में से कोई एक भी जो एमपी कैंडिडेट है, कोई भी एक जो वो है कैंडिडेचर है अपना कोई भी मैनिफेस्टो के साथ नहीं आया। शायद से मैं अकेला हूँ जिन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया एमपी के लिए भी। तो इसी से पता चलता है कि मेरा कमिटमेंट, मेरा वो सब रोड मैप कैसा है। तो अभी आप जैसे मुझे बता रहे हो कि यदि आपने मेरा जो पब्लिक डोमेन में जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है मेरा मैनिफेस्टो जो है, अगर उसमें देखा तो हमारे पास में कम से कम 9-10 पॉइंट्स है। 9-10 पॉइंट्स में से हाँ, ये जो एपीपीएससी का जो इशू है, हालांकि ये वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि इस इशू में मैं एक टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड वी हैव बीन फाइटिंग दिस कॉज फॉर द लास्ट 2 years। तो बस ये इशू जो है, जो एमपी का जो पॉलिटिक्स में जंप करने का जो निर्णय लिया है, ये एक इशू पे तो सीमित नहीं हो सकता। जाहिर सा बात है, अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसके बारे में कोई आज तक डिस्कस ही नहीं हो रहा है। इसमें कोई एक रियल जो पॉलिटिकल विल कभी दिखाया नहीं है। तो आप मेरे मैनिफेस्टो जो पब्लिक डोमेन में एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैंने ये एपीपीएससी का जो पेपर लिखे इशू के अलावा भी देयर आर सो मेनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशूज़। जैसे कि मैं एक दो में आप लोगों को बता देता हूँ कि अरुणाचल में डिलिमिटेशन का एक बहुत इमोशन, सेंटिमेंटल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारा 0 में अपतनी वैली में है। अपतनी वैली का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस डिलिमिटेशन को इसलिए भी है क्योंकि वहाँ जो है एक लिमिटेड एरिया में पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है बहुत। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन लोगों को पॉपुलेशन वाइज जो रेशियो, उनको रिप्रेजेंटेशन का जो आवाज़ मिलता है वो सही मायने में नहीं मिल रहा है। वैसे ही ये सेंटिमेंट जो है सिर्फ हमारा अपतनी कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। वैसे ही हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में है वो बहुत एक बुरे तरीक़े से गुजर रहा है। जैसे कि हमारा NIT जोटे है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोलते हैं इसको। उसमें क्या घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, खुले आम आप लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे चीज़ को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। वैसे ही इसमें हमारा एक NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है और उसमें OPS बोल के एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसका बीच में कुछ तसल है जिसको लेके पूरा भारत में इसका मुहिम एक छेड़ रहा है। तो जैसे कि इसका जो नया पेंशन स्कीम में जो प्रॉब्लम होने के कारण से जो यहाँ का हमारे जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो हमारा एम्प्लॉयड सेक्शंस लोग हैं, इन लोगों के अंदर में एक बहुत सारा दुख दर्द है। इन लोग खुश नहीं कि उनका साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको भी अगर बहुत सारे स्टेट में अगर डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो अरुणाचल को भी उस चीज़ में आगे बढ़ने का ज़रूरत है, देखने का ज़रूरत है कि ये मामला एक्चुअल में है क्या, इसको अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि मेरे समझ में ये है कि जो ड्यू पेंशन स्कीम को है,
इसको बहुत सारे स्टेट्स में रोल बैक किया गया है, जैसे कि कर्नाटक में किया गया, जैसे सिक्किम में किया गया है, जैसे पंजाब में किया है। अगर वो चीज़ जो है हमारे जो एम्प्लॉयज सेक्टर के बेनिफिट में है तो अरुणाचल सरकार को भी इसको डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे ही देयर आर मैनी रीजन्स लाइक आई हैव मेंशन्ड आर्टिकल 371H जो है, जो अरुणाचल का एक प्रोविज़न है, एक इसको प्रोटेक्ट करने का 6 शेड्यूल का जो प्रोविजन है, ये सबको प्रोटेक्ट करने का जो है ट्रांस बाउंड्री इशूज़ है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इशूज़ है, इंटर स्टेट बाउंड्री इशूज़ है, ऐसे अन्य रीजन्स है, अन्य वो है इम्पोर्टेंट जो इशूज़ है, जो इसको कभी सही मायने में इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो वही हमने ये सब चीज़ को हमारा जो मैनिफेस्टो में इसको कवर किया है।